नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जो लोग जेआईआईबी का एग्जाम 29 तारीख को देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक पहल है जहां पर आप रिवीजन कर पाएंगे हमारे साथ सभी यूनिट का यूनिट वाइज, क्योंकि आप हैं पीडब्ल्यू के साथ और पीडब्ल्यू है आपके साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी क्लास मॉड्यूल डी। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल ए यूनिट 4, सॉरी मॉड्यूल ए यूनिट 4 हम लोग आज समरी डिस्कस करेंगे मैकमिलन से। आज जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारी चौथी यूनिट है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, इसको हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। और आज की हमारी क्लास में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें समझने हैं। सबसे पहले है बैंकिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन और बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रॉफिट पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को समझेंगे। यहां पर प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी को हम लोग समझेंगे, ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशियंसी को समझेंगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें कवर करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों फटाफट। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो भी बैंकिंग सिस्टम है गवर्न किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी भारत का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में जो बैंकिंग की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इन बैंकों को आरबीआई गवर्न कैसे करता है, आरबीआई को वो पावर कैसे मिलती है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो पावर प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की एपेक्स बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है भारत के बैंकिंग सिस्टम को। जब हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की, तो ये जो शुरुआत में पास हुआ था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नाम से, और 1 मार्च 1966 को, 1 मार्च 1966 को इट इज कन्वर्टेड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओनली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं। भारत का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है ना, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम को गवर्न कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये पावर कहां से मिलती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, और ये एक्ट 1949 में आया था। अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था दोस्तों, है ना, ये पहले जो 1949 था, ये पहले क्या कहलाता था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ठीक है दोस्तों, 1949। और 1 मार्च 1966 को, 1 मार्च 1966 को ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 मार्च 1966 को ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना था। द डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज। भारत में जो भी बैंकिंग सेक्टर डेवलप हुआ वो 3 फेज में हुआ। पहला फेज क्या कहता है? द अर्ली फेज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 727 टू 1969। यानी जो पहला फेज था वो 1770 से शुरुआत होती है, और जब नेशनलाइजेशन पहली बार किया जाता है 1969 तब तक का समय होता है। फेज 2 की अगर हम बात करें, द नेशनलाइजेशन फेज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1969 से 1991, जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात होती है, नरसिम्हम साहब पहली बार बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आते हैं। फिर फेज 3 की बात होती है, द लिबरलाइजेशन और द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म फेज फ्रॉम 1991 से आज तक। तो 3 फेज में आपको मिलेगा। पहला जो फेज है वो 1770 से 1969, ठीक है। दूसरा जो फेज है 1969 से 1991। तीसरा जो फेज है 1991 से लेके टिल नाउ, आज तक। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फेज में आपका बैंकिंग सेक्टर क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो आजादी के पहले लगभग 600 बैंक थे, लेकिन उनमें से कुछ ही बैंक ऐसे हैं जो आज सरवाइव कर रहे हैं, कुछ ही बैंक ऐसे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक होते थे, और ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंसी बैंक की, तो बैंक ऑफ बंगाल 1809,
बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये तीन बैंक थे जो प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते थे। ये तीनों बैंक 1921 में, कब 1921 में मर्ज हो जाते हैं और भारत में मिलता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में आ गया। इसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है, यानी इंडिपेंडेंट हो जाता है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 1955 में इंपीरियल बैंक को क्या कर देती है, नेशनलाइज। क्या कर देती है, नेशनलाइज। और जब नेशनलाइज करती है तो भारत में हमें एक बैंक मिलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ठीक है दोस्तों, और SBI के जो एसोसिएट थे, जो भी एसोसिएट बैंक थे, उनको भी नेशनलाइज किया जाता है 1959 में। तो ये बैंक भी क्या हो जाते हैं, नेशनलाइज हो जाते हैं। और इन बैंकों की मालिक कौन बन जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो 1969 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट फेस है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स, है ना। भारत सरकार 14 बड़े बैंकों को क्या कर देती है, नेशनलाइज कर देती है। ये फर्स्ट नेशनलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्स्ट नेशनलाइजेशन होता है दोस्तों। पहली बार जब नेशनलाइजेशन किया जाता है तो ये फर्स्ट नेशनलाइज्ड जो सिस्टम चला वो 1969 यानी 19 जुलाई 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ। 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया। हर उस बैंक को नेशनलाइज किया गया जिसके पास 50 करोड़ या उससे ज्यादा था। ठीक है, सो फर्स्ट फेज में जब नेशनलाइजेशन हुआ, कब हुआ, 19 जुलाई 1969। दूसरे फेज में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980, 1980। तो फर्स्ट फेज में कितने बैंक हुए थे, 14 बैंक। और सेकंड फेज में कितने हुए, 6 बैंक। तो 14 बैंक वो थे जिनके पास 50 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट था, 200 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट था। ठीक है दोस्तों, CR में बात हो रही है। अब टोटल बैंक तो 20 नेशनलाइज हुए थे, लेकिन इनमें से एक बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, मर्ज हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। तो टोटल हमें कितने बैंक मिले, 19 नेशनलाइज बैंक मिल गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो फाइनल फेज जो स्टार्ट होता है 1990 से, कब से स्टार्ट होता है, 1990 से। कब से होता है, 90 से, है ना। तो 1991 से लेके अब तक, है ना। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटी बनाई थी और उस कमिटी का नाम था नरसिम्हम कमिटी। क्या नाम था दोस्तों, नरसिम्हम कमिटी। नरसिम्हम कमिटी को जिम्मेदारी दी गई कि आपको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। और ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं 1991-92 में। ठीक, और ये क्या है, फर्स्ट गाइडलाइन होती है किसकी, नरसिम्हम कमिटी की। किसकी, नरसिम्हम कमिटी की। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट गाइडलाइन 1991-92 में आती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इनकी जो गाइडलाइन आई उसमें क्या मिला, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस प्रोवाइड किए, किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को। किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को, यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी भारत में लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया गया। और इसके तहत जिन बैंकों को लाइसेंस दिया गया था उसमें से कुछ बैंक आज ऐसे हैं जो देश के बड़े बैंकों में शामिल हैं, जो देश के बड़े बैंकों में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एज पर द नरसिम्हम कमिटी रिकमेंडेशन, बैंकिंग सेक्टर इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म। बहुत सारे रिफॉर्म्स है, प्राइवेट सिर्फ प्लेयर्स को ही जगह नहीं दी गई, फॉरेन प्लेयर्स को भी जगह दी गई। और साथ ही साथ जो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, या जो SLR बहुत ज्यादा होता था, इनको भी क्या किया गया, मिनिमाइज। क्या किया गया, मिनिमाइज किया गया, है ना। और मिनिमाइज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि बैंकों के पास अब फंड बचा, जिस फंड को वो मार्केट में लेके जा सकते थे। ठीक है दोस्तों, सो CRR और SLR इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं भारत की मॉनेटरी पॉलिसी में। किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी में दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजर्व रेशियो होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, आज अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी 2 हिस्सों में बटी होती है। एक तो होते हैं रेट्स, यानी जहां पे ब्याज की बात होती है, और एक होते हैं रेशियोस। क्या होते हैं, रेशियोस। ठीक, सो सबसे पहले हम रेट की बात करेंगे। तो इस समय वर्तमान में जो रेपो रेट है, वर्तमान में जो रेपो रेट है वो है 6.50। रेपो रेट कितना चल रहा है, 6.50। और वहीं पे अगर हम बात करें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट यानी SDFR 6.25 है।
MSF मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75 चल रहा है, बैंक रेट 6.75 है, और फिक्स रिजर्व रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%, ठीक है। वहीं CRR इस समय 4.50 है और SLR 18% है। सो ये करंट का रेशियो है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है और कोई चेंज किए जाते हैं तो इनमें चेंजेस दिखेंगे, अदरवाइज इनमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बाय मंथली किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो एज ऑफ टुडे अगर आज हम बात करें तो टोटल हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कितने हैं, 12। कितने हैं दोस्तों, 12 हैं, यानी 11 हमारे पास अब नेशनलाइज बैंक है, प्लस एक हमारे पास कौन सा है, SBI है। कौन सा है, SBI। तो टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाते हैं वो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हमें मिल जाते हैं। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक मिल जाते हैं। 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 45 फॉरेन बैंक्स भारत में बिजनेस कर रहे हैं, 53 शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं और 43 रीजन रूरल बैंक इस समय भारत में व्यापार कर रहे हैं। यानी ये बैंक वो हैं जो भारत में बिजनेस कर रहे हैं आम लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी, मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि क्या होती है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम समझना चाहें तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेजर करने का एक तरीका है जो कि प्रॉफिट और एक्सपेंस के रिलेटिव हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम प्रॉफिट और एक्सपेंस के रिलेशन में जब हम फाउंड करेंगे तो हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव कंसर्न होता है प्रॉफिटेबिलिटी, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को बताता है। ठीक है दोस्तों। वहीं जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर होता है और प्रॉफिट हमें तब मिलता है जो टोटल हमारे पास रेवेन्यू इनकमिंग आई है और जितना भी हमने एक्सपेंस किया है इंक्लूडिंग टैक्स, अगर उस टोटल रेवेन्यू में से हम पूरा एक्सपेंस घटा देते हैं, मतलब आउटफ्लो को घटा देते हैं इनकमिंग में से, तो हमें जो अमाउंट बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट रिलेटेड टू इट्स एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन दैट आर मोर इफिशिएंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफिशिएंट होगा, ठीक है, रियलाइज मोर प्रॉफिट, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन लेस इफिशिएंट होगा उसको प्रॉफिट कम होगा। कैसे? तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफिशिएंट है, ठीक है, वो मान लीजिए 120 रुपए कमाता है, 120, लेकिन उसका खर्चा मात्र 30 रुपए ही होता है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेस इफिशिएंट है, क्या है, लेस इफिशिएंट है, वो भी कितना कमाता है, 120 रुपए कमाता है, लेकिन उसका खर्चा कितना होता है, 60 रुपए हो सकता है। तो यहां पे दोनों ही कंसर्न में ये और ये इनकमिंग सेम है, लेकिन खर्चे यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा, इसीलिए क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर मोर एफिशिएंट विल रियलाइज मोर प्रॉफिट। जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट होगी उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा एज परसेंटेज ऑफ इट्स एक्सपेंसेस देन द लेस एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन विच मस्ट स्पेंड मोर टू जनरेट द सेम प्रॉफिट। तो सेम प्रॉफिट कमाने के लिए उसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करते हैं, किसमें, दूसरे शब्दों में बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ इफिशियंसी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, इफिशियंसी को चेक करना, इफिशियंसी को चेक करने के लिए मेजरमेंट है, अल्टीमेट सक्सेस और फेलियर, और इसी आधार पे आप बता पाते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है या फेलियर है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप ये पॉइंट सभी को समझ में आया होगा। चलिए, अब व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज सिंपल क्या है, प्रॉफिट इज द मनी अ बिजनेस पुल्स इन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लीजिए उसने 10,000 रुपए कमाए, कितने रुपए कमाए, 10,000, और इनके सभी एक्सपेंसेस को अगर हम घटा दें और वो सभी एक्सपेंसेस 9,000 रुपए के हैं, तो जो 1,000 रुपए बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट। सो ये क्या है, हमारी इनकम है, ये क्या है, इनकम है, और ये क्या है, ये हमारा टोटल एक्सपेंस है। टोटल क्या है, एक्सपेंस। तो जो इनकम में से जब टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हमारी क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होती, क्या होती, एग्जैक्ट अमाउंट होगा।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट कितना आया 1000। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रॉफिट इज द मनी ऑफ बिजनेस पुल्स इन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस वेदर इट इज अ लेमिनेड स्टैंड और आप पब्लिकली ट्रेडेड मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे छोटा मोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, अगर हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो प्रॉफिट में सेम डेफिनेशन आएगी। प्रॉफिट इज अ टर्म दैट ऑफन डिस्क्राइब द फाइनेंशियल गेन इन अ बिजनेस रिसीव व्हेन रेवेन्यू सरपासेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड एट अ लेमनेड स्टैंड स्पेंड्स 1 क्वार्टर टू क्रिएट 1 कप ऑफ लेमनेड, यानी एक कप लेमिनेट को क्रिएट करने में उसने 0.25 रुपीस को खर्च किया। ठीक है दोस्तों, और इस लेमिनेट को उसने सेल किया कितने रुपए में, सेल किया 2 रुपए में, 2.0 रुपए में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1.75 रुपीस, कितना होगा, 1.75 रुपीस। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो 3 मेजर टाइप ऑफ प्रॉफिट आर, 3 मेन प्रकार के प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर होता है नेट प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, तो तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट? सबसे पहले द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और विच इज सेल माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इन्होंने 120 पेन बेचे, ठीक, 120 पेन सेल किए। अब 120 पेन जो सेल किए, इन्होंने 360 रुपए के इन्होंने सेल किए, जो भी 120 पेन थे, और इन पेनों को बनाने की जो कॉस्ट आई वो 120 रुपए आई। तो यहां पे जब 360 में से 120 घटा देंगे आप, तो 240 रुपए आपके पास शेष बचेगा। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे यही इन्होंने बताने का प्रयास किया है दोस्तों, यही बताने का यहां पे प्रयास किया है। द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आप कब निकाल पाओगे, विच इज सेल्स माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी सेल्स में से आपको वो गुड्स को, मतलब जो भी गुड्स आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट क्या आई, उसको करेंगे तो आप निकाल पाओगे। कैसे, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। ठीक है, क्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कैसे, समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लिया गया है आपकी किताब में, इफ अ कंपनी ए हैज 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 करोड़, इफ अ कंपनी ए हैज 1 करोड़ इन सेल, उसने टोटल सेल की 1 करोड़ की, कितने की दोस्तों, 1 करोड़ की सेल की, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान उसने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 60 लाख, कितनी है, 60 लाख। सो अब 1 करोड़ में से जब 60 लाख घटाओगे तो जो 40 लाख रुपए आएगा, 1 करोड़ में से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 1 करोड़ में से जब आप क्या घटाओगे, 60 लाख, 60 लाख घटाओगे तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कितना आया, 40 लाख। कितना आया, 40 लाख। ये 4,000 हो गया, ये 40,000, ये हो गया 4 लाख, और ये हो गया 40 लाख। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला 40 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट आया, अभी नेट प्रॉफिट नहीं। अब सेकंड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होती है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको भी समझ लेते हैं। विच इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। यानी आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट था 40 लाख। कितना था, 40 लाख। कितना था, 40 लाख ग्रॉस प्रॉफिट था। अब इसमें से आपको क्या घटाना है, इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब आप घटा दोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। तो कंपनी ए के पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 20 लाख रुपए है, और कंपनी के पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 40 लाख रुपए। तो 40 लाख में से जब 20 लाख गया तो जो 20 लाख अमाउंट बचेगा ये क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 40 लाख रुपए था,
और इसमें से 20 लाख रुपए माइनस कर दिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा? 20 लाख रुपए बचा। कितना बचा? 20 लाख रुपए। ठीक, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे ही निकल आएगा फिर आप निकाल पाओगे नेट प्रॉफिट। क्या निकाल पाओगे? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है कि जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना भी आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना भी आएगा उसमें से आपको टैक्स एंड ड्यूटीज को पे करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स एंड ड्यूटीज को पे करोगे तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे 20 लाख रुपए था, ठीक, 20 लाख, और टैक्स एंड ड्यूटीज को घटाना है तो 10, आपका जो टैक्स एंड ड्यूटीज है वो कितना है? 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए। तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। ये आपका शुद्ध लाभ है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे तीन चीज आपने पढ़ी। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? नेट प्रॉफिट। क्या पढ़ा दोस्तों? नेट प्रॉफिट। क्या पढ़ा? नेट प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो कितना आया था? 40 लाख रुपए। ठीक, और टोटल जो सेल थी वो कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। गुणा करेंगे 100 का, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज में क्या मिल जाएगी? 40% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। इसी प्रकार 20 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 आपको क्या मिल जाएगा? 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी प्रकार 10 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 इक्वल टू 10% आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी जो आप रिलेटिव वैल्यू ले रहे हैं वो आपको ऐसे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है इसको समझ लें। ऑल्दो द टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर नॉट द सेम, both are accounting metrics in analyze the financial success of a company, but there are distinct difference between of the two. So profit and profitability दोनों सेम नहीं होते हैं। जब भी फाइनेंशियल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस या अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहां पे मैट्रिक्स एनालिसिस करने के लिए जरूरी है जो कि सक्सेस, किसी भी कंपनी की सक्सेस को बताती है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। एडिक्वेटली डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, पॉइज्ड है, ठीक है दोस्तों, फॉर ग्रोथ की तरफ भाग रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंशिएट एन एंटिटीज प्रॉफिट फ्रॉम इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो हम उसके प्रॉफिट को प्रॉफिटेबिलिटी से पता कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ सो प्रॉफिटेबिलिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रॉफिट, ये दोनों रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। कैसे? बट विद वन की डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट इज एब्सोल्यूट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इज द रिलेटिव वन। तो आपने अभी देखा था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं कैसे कि जो प्रॉफिट आया था वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू था, वहीं पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारी रिलेटिव वैल्यू है। क्या है दोस्तों? रिलेटिव वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब आगे समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जो ट्रेडिशनल मेजर यूज किए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए, वो दो ही मेथड है। एक तो रिटर्न ऑन एसेट्स ROA और दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। ठीक है दोस्तों, तो एसेट्स आर यूज्ड बाय बिजनेस टू जनरेट इनकम, बैंक एसेट का प्रयोग करता है इनकम को जनरेट करने के लिए। तो बैंक जब लोन देता है तो उस पर बैंक को क्या मिलता है? ब्याज। जो ब्याज मिलता है वो बैंक की क्या होती है? इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। तो एसेट्स आर यूज्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट इनकम, लोन एंड सिक्योरिटीज आर बैंक्स एसेट्स, जो भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है या बैंक की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या होती है? बैंक की एसेट्स। ये बैंक के क्या होते हैं दोस्तों? एसेट्स होते हैं, है ना। और इन्हीं एसेट से बैंक क्या कमाता है? इनकम कमाता है। क्या कमाता है? इनकम कमाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे? यहां से इनको मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और यहां से इनको क्या मिलता है? सिक्योरिटीज पे भी इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो इन इंटरेस्ट से वो अपनी क्या जनरेट करता है? इनकम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बैंक बाय एसेट्स प्राइमरली, अब बैंक को अगर एसेट्स यानी लोन देना है, बैंक को क्या देना है, लोन देना है, तो ये पैसा कहां से आएगा, लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, दो ही तरीके से आएगा। लोन का मतलब क्या हुआ, एसेट्स, और इसके लिए दो ही तरीके से पैसा आएगा, या तो बैंक किसी से उधार लेगा यानी लायबिलिटी, ठीक, या बैंक का खुद का पैसा जो ओनर का पैसा होता वो पैसा लगा दे, ओनर्स कैपिटल, ठीक, इन दोनों को मिलाएंगे तभी ये पैसा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, सो अ बैंक बाय एसेट्स प्राइमरली विद द फंड ऑब्टेन फ्रॉम इट्स लायबिलिटीज, यानी जो इनके पास उधार का पैसा है, कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग क्लासिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जो बैंक का एसेट्स होता है यानी बैंक ने जो भी पैसा लगा रखा वो या तो लायबिलिटीज से आएगा या बैंक की खुद की कैपिटल होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहां पे भी कुछ पॉइंट है, क्या है कि बैंक ऑल्सो हैव टू कीप फंड इन देयर अकाउंट विद द रेगुलेटर। आरबीआई कहता है कि आपको सीआरआर भी रखना, एसएलआर भी रखना, तो कुछ पैसा बैंक अपने अकाउंट में रखता है, सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करता है, वाइल बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, क्योंकि ना तो सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट मिलता है ना, जो कि आरबीआई के पास रखा है, और जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे कमा लेता है, वो एसएलआर पे, क्योंकि एसएलआर 3 फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, इस पे ब्याज मिल जाता है, दूसरा गोल्ड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, और तीसरा कैश के फॉर्म में। 3 फॉर्म में बैंक क्या मेंटेन करता है, एसएलआर मेंटेन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अ बैंक मस्ट ऑल्सो कीप सेपरेट अकाउंट, एक और अकाउंट होता है और उसमें वो पैसा रखा जाता है कि बैंक ने अगर लोन दिया और लोन डूबा तो बैंक को रिकवरी के लिए जो पैसा चाहिए, मतलब वो पैसा जिसको मार्केट में फिर से लगाना। ठीक है, सो अ बैंक मस्ट हैव कीप टू सेपरेट अकाउंट लोन लॉसेस रिजर्व, अगर लोन का लॉस होता है तो उसके लिए भी रिजर्व बैंक को रखना होता है, टू कवर पॉसिबल लॉसेस, जिससे कि वो पॉसिबल लॉसेस को कवर कर पाए। व्हेन बोरोवर कांट रीपे देयर लोन, जब बोरोवर अपना लोन बैंक को वापस नहीं करते हैं। मनी हेल्ड इन अ लोन लॉस रिजर्व अकाउंट कैंट बी काउंटेड एज अ रेवेन्यू, तो जो भी लोन लॉस अकाउंट में पैसा बैंक का होता है वो रेवेन्यू में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। सो रिटर्न ऑन एसेट्स इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज अर्न ऑन इट्स नेट इंटरेस्ट इनकम एंड फी ऑन इट्स सर्विसेज। अब नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या है, देखिए, नेट इंटरेस्ट, जो नेट इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया किस पे, लोन पे, और बैंक ने जो इंटरेस्ट पे किया काय पे, डिपॉजिट्स पे, जो जनता ने इनके पास पैसा रखा है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो नेट इंटरेस्ट इनकम होगा। ठीक है दोस्तों, सो नेट इंटरेस्ट इनकम डिपेंड्स पार्सली ऑन द इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। इंटरेस्ट रेट स्प्रेड भी से कहते हैं, यानी ये जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो डिफरेंस होता है इसी को इंटरेस्ट रेट स्प्रेड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एवरेज इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन एसेट्स, एवरेज इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन एसेट्स यानी लोन, एसेट्स को ही लोन कहा जाता है, और एवरेज इंटरेस्ट पे ऑन डिपॉजिट्स और मींस लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द ROA को जब भी आप कैलकुलेट करोगे, पहले इंटरेस्ट रेट स्प्रेड आप निकालोगे, एवरेज इंटरेस्ट रेट रिसीव ऑन एसेट्स और एवरेज इंटरेस्ट रेट पेड ऑन लायबिलिटीज, इसका जो डिफरेंस होगा उसे इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहा जाएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एसेट्स और इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटी सेम थिंग। ठीक है, सो इंटरेस्ट अर्न ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट जो इन्होंने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा उस पर जो ब्याज मिला, प्लस इंटरेस्ट पेड प्लस लोन पे जो इंटरेस्ट मिला वो, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग। ठीक है दोस्तों, सो ये जब डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको ROA निकालने में आसानी हो जाएगी। यानी अगर हम ROA की बात करें, 2 बार लग गया ये, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या शो करता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन शोस वेल द बैंक अर्निंग इनकम ऑन इट्स एसेट्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से पता चलेगा कि बैंक अपने एसेट से कितना पैसा अर्न कर रहा है। फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, इनके पास जो टोटल एवरेज एसेट्स हैं उनको डिवाइड करोगे तो वैल्यू निकल आएगी। और इसी प्रकार जब आप ROA निकालोगे, रिटर्न ऑन एसेट्स निकालोगे, तो फॉर्मूला सिंपल है, फी इनकम, फीस से जो इनको इनकम हुई वो, प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम यानी जो इंटरेस्ट पे किया और जो इंटरेस्ट कमाया उसका डिफरेंस।
माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी ना, बैंक चल रहा तो पैसा तो खर्च होता ही है, अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। सो यहां से आपको निकल आई नेट इनकम और एवरेज टोटल एसेट्स, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम जो बैंक को मिली डिवाइड करना है एवरेज टोटल एसेट से, एवरेज टोटल एसेट से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा आरओए। अब आरओई की बात कर ले, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो द रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट द बैंक ओनर आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन, बिकॉज दैट इज रिटर्न दैट दे अर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, है ना, वो रिटर्न जो इनके इन्वेस्टमेंट पे इनको मिल रहा, एंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स बट ऑल्सो ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट अर्न इनकम। तो जितना भी इन्होंने निवेश किया उस पर जो इनको इनकम हो रही, वो साथ ही साथ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स जिन पर इनको इनकम अर्न हुई है। हाउ एवर द परचेज मोर एसेट, जितना वो अगर चाहे तो और भी एसेट्स को परचेज कर सकता है। आ बैंक नीड टू पे फॉर इट आइदर विद मोर लाइबिलिटीज और विद बैंक कैपिटल। अगर मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए थे, बैंक के पास कितने रुपए थे, 100 रुपए, तो बैंक 100 रुपए का एसेट्स, 100 रुपए के एसेट्स ऑलरेडी परचेस कर चुका है, ऑलरेडी मान लीजिए परचेस कर चुका है। ठीक है, परचेस कर चुका है, क्या परचेस कर चुका है, एसेट्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब बैंक चाहता है कि और हम एसेट्स परचेस करें, तो और के लिए इनको क्या चाहिए पड़ेगा, या तो उधार लोगे लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी आप अपनी बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, और आप एसेट्स में निवेश करोगे, या आप अपनी कैपिटल लगाओगे, कैपिटल लगाओगे तो आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। अगर आप ज्यादा मतलब आप एसेट्स में निवेश करने के लिए लाइबिलिटीज को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका लवरेज रेशियो बढ़ जाएगा, और लवरेज रेशियो बढ़ना खतरनाक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या होता है, खतरनाक होता है। व्हेन अ बैंक इंक्रीज इट्स लाइबिलिटी, जब भी बैंक अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाएगा टू पे फॉर एसेट्स, इट्स यूजिंग लवरेज, तब उसका यूज कर रहा लवरेज का। अदरवाइज बैंक प्रॉफिट वुड बी लिमिटेड, नहीं तो फिर बैंक का प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा बाय द फीस दैट इट कैन चार्ज एंड इट्स इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। सो लवरेज रेशियो पहले समझ लीजिए होता क्या है। लवरेज रेशियो का मतलब होता है कि जितने भी बैंक के एसेट्स हैं उसमें से बैंक की कैपिटल को डिवाइड करोगे तो लवरेज रेशियो निकल आएगा। नाउ द रिटर्न ऑन ओनर्स इज इजीली टू कैलकुलेट। आरओई इक्वल टू होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लवरेज रेशियो। सो यहां से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। सो ये था आपके लिए मेन कंसेप्ट जो मैं लेके आया था ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से। आई होप सभी को समझ में आया होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पीडीएफ और क्लास के लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम जुड़ सकते हैं JAIB CIB वाला पर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आप फटाक से क्लिक करेंगे और जुड़ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलेंगे मॉड्यूल बी के साथ, और मॉड्यूल बी की नेक्स्ट यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।